बात होगी सुप्रीम कोर्ट में फंसे चुनाव आयोग की। ईरान के तेवरों से घबराए ट्रंप और नेतन्याहू की। देखेंगे कैसे नीतीश नायडू को लेकर घिरी मोदी सरकार। शेयर बाजार में बड़े घोटाले पर राहुल के सवालों को जानेंगे। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कही क्या बात। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंडी के प्रभावित इलाकों में पहुंची कंगना रनौत। नाराज महिला बोली फोटो खिंचाने आई हो। बाढ़ प्रभावित इलाकों में न जाने पर ट्रोल हुई थी कंगना। एमपी में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक। हाईकोर्ट ने कहा नए नियम लागू नहीं कर सकते। पुराने और नए नियम में फर्क नहीं बता सकी सरकार। जमानत को लेकर सीजीआई गवाही का बड़ा बयान। बोले बेल नियम है और जेल अपवाद का रूल भुलाया गया। मैंने सिसोदिया केस में याद दिलाया। शेयर बाजार में मामूली रहा कारोबार। 9 अंकों की तेजी के साथ 83,442 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो बिना किसी बदलाव के 25,461 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में वोटिंग लिस्ट का मामला अब तूल पकड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें एंट्री हो गई है। चुनाव आयोग की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रही हैं, जिसमें भ्रम की स्थिति अलग बन गई है। तो विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में कोई समझौता नहीं करेगा, उसका विरोध जारी रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर बड़ी बात कह दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू किया गया है, जिसका सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए के लोग भी विरोध कर रहे हैं। इन सबके बीच चुनाव आयोग के खिलाफ पूरे इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, जहां विपक्ष को बड़ी सफलता भी मिली। दरअसल बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने की आशंका को लेकर 5 जुलाई को गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण और शादाब फरासत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सभी ने दलील दी कि लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की आशंका है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया और अब मामले में 10 जुलाई को सुनवाई होगी। बिहार की सियासत में इस मुद्दे ने पहले ही हलचल मचा दी है। एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी लड़ाई सड़क पर भी चल रही है। विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया को वोट बंदी करार दिया है। इसे लेकर उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। 6 जुलाई यानी कल इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक पे और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकाला। उस पर भी हम लोग आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है, यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है। तभी एक दिन में जो है 3 अलग अलग दिशा और निर्देश जो है जारी किए जा रहे हैं। इधर पूरे मामले पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथ ले लिया। लालू ने लिखा, 2 गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों के वोट का अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इन 2 गुजरातियों को बिहार संविधान और लोकतंत्र से सख्त नफरत है। जागो और आवाज उठाओ, लोकतंत्र और संविधान बचाओ। इस मामले पर सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि पूरा महागठबंधन एकजुट है। इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बिहार बंद में शामिल होंगे। यानी साफ है कि चुनाव आयोग के खिलाफ जो मुहिम विपक्ष ने छेड़ी है, बिहार विधानसभा चुनाव में उसे और धार मिलेगी। चुनाव आयोग फंस गया है तो इजराइल और अमेरिका दोनों ही फंस गए हैं, क्योंकि ईरान पर हमले को लेकर जो दावे ट्रंप और नेतन्याहू कर रहे थे, उन सब की पोल खुल चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के सामने आते ही इजराइल में खौफ है तो अमेरिका चिंता में है। इस बीच नेतन्याहू भी अमेरिका पहुंच गए हैं। तो कैसे खामेनी के खौफ में दिख रहे हैं नेतन्याहू, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी अपने गुप्त स्थान से बाहर आ गए हैं। उनका बाहर आना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि जल्दी ही ईरान कोई बड़ी घोषणा कर सकता है। और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या ईरान का गुप्त परमाणु मिशन शुरू हो गया है। जंग के बाद खामेनी की इस पहली सार्वजनिक उपस्थिति ने इजरायल ही नहीं अमेरिका की भी चिंता बढ़ा दी है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ईरान जल्दी ही इजरायल और अमेरिका पर हमला करने वाला है। इन सब चर्चाओं के बीच इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए हैं, जहां व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होनी है। वैसे बताया तो ये जा रहा है कि इस बैठक में गजा युद्ध विराम पर चर्चा होगी।
लेकिन ये तय माना जा रहा है कि चर्चा का केंद्र ईरान होगा। कयास है कि इजरायल ईरान पर दोबारा हमले की रणनीति बना रहा है, जिसमें उसे अमेरिका का समर्थन चाहिए, और माना जा रहा है कि अमेरिका भी इसके लिए सहमत हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने में अमेरिका और इजरायल दोनों के ही हमले फेल हो गए हैं, उसके बाद दोनों देशों के लीडर्स की काफी किरकिरी हो रही है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका का दबदबा कम होता नजर आ रहा है, जबकि ईरान के लिए समर्थन बढ़ा है। कई देशों ने ईरान पर हुए हमलों की निंदा की। ऐसे में इस बैठक में ईरान पर हमले के लिए एक सीक्रेट प्लान पर मुहर लग सकती है। इन हालात में इस बात की प्रबल आशंका जताई जा रही है कि जल्दी ही ईरान इजरायल के बीच जंग दोबारा शुरू हो सकती है, और इस बार जंग में अमेरिका भी शुरू से ही शामिल हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि पहले हमला ईरान करेगा या इजरायल। नेतन्याहू अमेरिका पहुंच चुके हैं, ट्रंप से मुलाकात करेंगे। चर्चा है कि ईरान पर हमले का प्लान बनेगा, लेकिन इस बार ईरान पहले से ही तैयार है। जंग हुई तो इजरायल के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो जाएंगे, तो सवाल मोदी सरकार पर भी बने हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार के साथ ही आरएसएस और बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला है, तो एनडीए सहयोगियों पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा खड़गे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले के दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, जिसके बाद से देश में गठबंधन की सरकार चल रही है और विपक्ष उसे बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार कहता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर वही बात दोहरा दी। उन्होंने कहा कि मोदी दो टांगों से चल रहे हैं। दरअसल खड़गे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किसान, जवान और संविधान जनसभा में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि मोदी की एक टांग आंध्र की टीडीपी है और दूसरी बिहार के नीतीश कुमार। इनमें से कोई भी हिली तो मोदी जी गिर जाएंगे। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार भय और झूठ फैलाकर देश पर राज कर रही है। ये लोग हर जगह मिलकर गरीबों को लूटने और डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, मर मिटने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गयी, उन्हें भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है। 67 नई शराब की दुकानें खोल दी और नकली शराब बेचने का धंधा शुरू कर दिया। ये लोग सिर्फ कारोबार के नाम पर समाज को खोखला कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि जब भी हम सच्चाई बोलते हैं तो देश में कुछ लोगों को मिर्ची लगती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 16 बार दावा किया कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया, लेकिन मोदी ने एक बार भी उन्हें झूठा नहीं कहा। यही नहीं, खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस और भाजपा पर संविधान की मूल आत्मा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संघ के एक विचारक ने सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्दों को संविधान से हटाने की बात कही है। खड़गे ने बीजेपी और उसके सहयोगियों पर तीखा हमला बोला, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। खास तौर पर जिस तरह से आम निवेशकों पर चोट पड़ रही है, ये खेल लंबे समय से चल रहा है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सेबी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। शेयर इंडेक्स में कथित रूप से हेराफेरी करने के मामले में सेबी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अमीरों को और अमीर बनाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही शेयर बाजार में हजारों करोड़ के हेरफेर की बात कही है। कांग्रेस सांसद ने अपने पुराने ट्वीट का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि मैंने 2024 में साफ कहा था, एफएनओ बाजार बड़े खिलाड़ियों का खेल बन चुका है और छोटे निवेशकों की जेब लगातार कट रही है। अब सेबी खुद मान रहा है कि जेन स्ट्रीट ने हजारों करोड़ की मैनिपुलेशन की। सेबी इतने समय तक चुप क्यों रही? मोदी सरकार किसके इशारे पर आंखें मूंदे बैठी थी? और कितने बड़े शार्क अब भी रिटेल इन्वेस्टर्स को शॉर्ट कर रही हैं? हर मामले में साफ दिख रहा है मोदी सरकार अमीरों को और अमीर बना रही है और आम निवेशकों को बर्बादी की कगार पर धकेल दिया है। बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग फर्मों में से एक जेन स्ट्रीट ग्रुप पर सेबी ने भारत में कारोबार करने पर रोक लगा दी है। आरोप है कि जेन स्ट्रीट ने शेयरों की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर और फिर गिराकर खरीदने और बेचने वाले अंतर से भारी मुनाफा कमाया है। सेबी का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। किसी भी विदेशी फर्म पर ये सेबी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। बताया जा रहा है कि जेन स्ट्रीट ने करीब 36,502 करोड़ रुपयों का मुनाफा कमाया है, जिसमें से सेबी ने कंपनी के 4,884 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। लेकिन अब इस पर मोदी सरकार पर फिर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसने इतनी हेरफेर क्यों होने दी। ऐसे में सरकार घिरती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी लगातार सेबी और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं। राहुल के सवालों का जवाब मोदी सरकार कभी नहीं दे पाई है, लेकिन अब सवाल बीजेपी के सहयोगियों की सियासत पर भी उठ रहे हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार के सियासी भविष्य को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि हम तो उन्हें पीएम बना रहे थे, बीजेपी के साथ उनका क्या हाल हो गया है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। सीएम पद को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी बीजेपी दूर कर भी नहीं पाई थी कि अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी एंट्री हो गई, जिसके बाद एनडीए के सहयोगियों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नीतीश को पीएम बनाने की बात कह दी। उनके इस बयान ने प्रदेश की सियासत को और गर्मा दिया है। सपा प्रमुख ने जेडीयू से गठबंधन को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए दावा किया कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने का उनका कोई इरादा नहीं है। बीजेपी पर ये आरोप तो पहले से ही लग रहे हैं और यही वजह है कि नीतीश कुमार भी अपनी कुर्सी को लेकर टेंशन में है। और अब अखिलेश के बयानों ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया है। और अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश पर तंज कसते हुए आगे कहा कि हम एक बार उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन अब देखिए वो मुख्यमंत्री पद से ही रिटायर हो जाएंगे। भाजपा उन्हें रिटायर होने के लिए मजबूर करेगी, वो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। सपा प्रमुख मथुरा वृंदावन कॉरिडोर को लेकर मीडिया से बात कर रहे थे और इस दौरान उनका ये बयान आया है। उन्होंने इस चुनाव में महागठबंधन को समर्थन देने की बात कही। अखिलेश ने कहा कि हम बिहार चुनाव में लालू की पार्टी की मदद करेंगे और भाजपा को हराएंगे। साफ है, बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, इंडिया गठबंधन तो मजबूत हो रहा है, लेकिन एनडीए की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या फिर कुछ दिनों बाद उनकी कुर्सी चली जाएगी? बिहार में नीतीश की कुर्सी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। तो चर्चाएं ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर भी हो रही हैं। ब्रिक्स को लेकर अमेरिका से लेकर इजरायल तक चिंता में दिखाई दे रही हैं। देखिए रिपोर्ट। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स का 2 दिवसीय सम्मेलन जारी है। इसमें शिरकत करने के लिए ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के टॉप लीडर्स पहुंचे हुए हैं। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 पॉइंट्स का एक जॉइंट घोषणा पत्र जारी किया। इसमें पहलगाम आतंकी हमले और ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की गई। सम्मेलन में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर चोट है। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। खास बात ये थी कि इस बार चीन ने भी इस घटना की निंदा की। ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट पर उसके भी हस्ताक्षर थे, जबकि एससीओ के बयान में इस मुद्दे को जोड़ा भी नहीं गया था, जिस पर भारत ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी। पहलगाम घटना के अलावा पीएम मोदी ने एक नई विश्व व्यवस्था की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश अक्सर ही डबल स्टैंडर्ड का शिकार रहे हैं, चाहे विकास हो, संसाधनों की बात हो या सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। ग्लोबल साउथ को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। ब्रिक्स देशों की अलग अलग सोच और बहुध्रुवीय दुनिया में भरोसा ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा ब्रिक्स के नेताओं ने अपने साझा बयान में मिडिल ईस्ट में तनाव पर भी चिंता जाहिर की। उनके संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया कि हम 13 जून से ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों की निंदा करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून और IAEA के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों के तहत नागरिक बुनियादी ढांचे और शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर जानबूझकर किए गए हमलों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। ब्रिक्स देशों ने अमेरिका का नाम लिए बिना ही बढ़ते टैरिफ से वैश्विक व्यापार पर पड़ते असर को लेकर चिंता जाहिर की, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ब्रिक्स से जुड़ने वाले देशों को धमकी दे दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि जो भी देश अमेरिका विरोधी ब्रिक्स नीतियों के साथ खुद को जोड़ेंगे, उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इसमें किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। ब्रिक्स सम्मेलन में मौजूदा वक्त में जो मुद्दे चिंता का विषय बने हुए हैं, हर उस मुद्दे पर चर्चा की गई और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। ब्रिक्स पर ट्रंप के तेवर तीखे दिखे तो इजरायल को ब्रिक्स ने खरी खरी सुना दी, यानी दुनिया टकराव की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। तो वहीं दलाई लामा को लेकर भारत और चीन के बीच चल रहा टकराव भी तेज होता दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये दोनों ही देश ब्रिक्स के सदस्य हैं, लेकिन दलाई लामा को लेकर आमने सामने हैं और अब इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि भारत सरकार दलाई लामा को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दे सकती है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा इन दिनों चर्चाओं में है। 6 जुलाई को उनका जन्मदिन था। इस दौरान उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिस पर चीन ने आपत्ति जताई है। चीन ने एक बार फिर कहा है कि तिब्बती धर्मगुरु के उत्तराधिकारी के चुनाव का अधिकार दलाई लामा को नहीं है। चीन और दलाई लामा के बीच बढ़ते विवाद के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि भारत सरकार दलाई लामा को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न दे सकती है।
भारतीय सांसदों के ऑल पार्टी फोरम ने दलाई लामा को भारत रत्न देने का सुझाव दिया है। इतना ही नहीं, 80 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर दस्तखत भी कर दिए हैं। जल्द ही ये संख्या 100 से ज्यादा हो जाएगी, जिसके बाद इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। इस बीच ऑल पार्टी फोरम की तरफ से एक पत्र सरकार को भी लिखा गया है, जिसमें दलाई लामा को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया गया है, जो संभवतः चीन की नाराजगी का कारण बन सकता है, क्योंकि चीन भारत में दलाई लामा की गतिविधियों पर ही सवाल उठाता रहा है। लेकिन जिस तरह से चीन की तरफ से भारत को हर मंच पर घेरने की कोशिश हो रही है, उसके बाद दलाई लामा को अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत की तरफ से चीन को करारा जवाब माना जाएगा। वैसे यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या किसी विदेशी को भारत रत्न दिया जा सकता है, क्योंकि दलाई लामा भारत के नहीं तिब्बत के नागरिक हैं। तो बता दें कि अब तक पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को ये सम्मान दिया जा चुका है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बारिश के दिनों में उत्तरी भारत में जितनी चर्चा बारिश की नहीं होती है, उससे ज्यादा चर्चा सड़कों पर जल भराव की हो जाती है। इन दिनों नए नए सीन देखने को मिल रहे हैं कि सड़क पर गाड़ी जा रही है और अचानक ही एक बड़ा सा गड्ढा सामने आ जाता है, सड़क नीचे धंस जाती है। सड़क के नीचे भ्रष्टाचार की एक बड़ी खाई होती है। अब सरकार को इसके ऊपर भ्रष्टाचार पर ध्यान देना ही चाहिए। कार बनाने वाली कंपनियों को फिलहाल इस पर ध्यान देना चाहिए कि अपनी कारों में ऐसे सेंसर लगवा लें जिनमें ड्राइवर को ये पता हो जाए कि आगे आने वाली सड़क पर कहां पर इस तरह की सड़क होगी जो नीचे धंस जाएगी। हो सकता है देश के कई सारे नेताओं ने अपनी गाड़ियों में इस तरह के सेंसर लगवा भी लिए हो। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।